चलिए, हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। कल के हमारे क्या क्या ट्रेड प्लान होंगे और कैसे हम अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कल के सेशन से आज के सेशन को कनेक्ट करना है। किस तरीके से बताइए? जो जो कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। पहली बार डिसाइड की थी क्या कि प्राइस की क्लोजिंग के बिहाफ पर हम लोगों ने आज के मोमेंटम को प्रेडिक्ट किया था। क्या प्रेडिक्ट किया था, ज़रा ध्यान दीजिए। हम लोगों ने पहले से सोच रखा था अगर बाजार गिर कर बंद हुआ है तो गिर कर बंद हुए बाजार में गैप अप के बाद अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग ब्रेक हो जाएगी तब आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को खोजेंगे, बाजार में गिरावट के लिए कोई पोजीशन लेंगे। लेकिन बाजार ने प्रीवियस डे के क्लोज एक बार भी ब्रेक भी नहीं किए। प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप के बाद पहला कैंडल बनाया, फिर डे हाई ब्रेक करने चला गया। दूसरी बात, प्राइस की क्लोजिंग वीक थी, तो हम लोगों का मानना क्या था बताइए? हम लोगों ने पहले से सोच रखा था कि डे हाई ब्रेक होने पर 15 या 30 मिनट के कैंडल पर कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा। एक घंटे का जो कैंडल बनेगा, जब उसके हाई ब्रेक हो जाएंगे ना, तब हम अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम लोगों ने कल सोच लिया था। एक घंटे की कैंडल बननी चाहिए, फिर उसके हाई ब्रेक होने चाहिए। अगर प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग, अब कल का दिन आज जब ट्रेड कर रहे थे तो कल का दिन हमारे लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हो गया सर। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग बाजार ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी ब्रेक नहीं किया और पहले घंटे का जो एक घंटे का हाई बन गया, यहां पर देख लेते हैं एक घंटे का हाई क्या बना है जरा। पहले घंटे का हाई इस कैंडल पे ये बन गया। इंट्राडे में एक भी बार बाजार ने इसको भी ब्रेक नहीं किया, तो लॉन्ग करने का भी मौका नहीं और शॉर्ट करने का भी मौका नहीं। जब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का मौका नहीं, तो प्राइस में क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन। प्राइस ने एक करंट डे हाई लगा दिया जिसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। प्राइस एक प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा, तो प्राइस का मोमेंटम क्या हो गया? चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन। इसी कंसोलिडेशन को हम लोगों ने कल भी प्रेडिक्ट किया था कि इस तरीके का कोई भी मोमेंटम होगा तो बाजार में कोई बड़ी खरीदारी या बड़ी बिकवाली नहीं आएगी। कल के सेशन के लिए इसी तरीके से हमको ट्रेड प्लान करनी है। अच्छा, एक बात समझिए, कई लोगों ने ये डाउट किया, एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया कि ये क्यों आपने कहा सर कि एक घंटे की क्लोजिंग होनी चाहिए, एक घंटे की क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर उसके हाई ब्रेक होने चाहिए। प्रीवियस ट्रेंड तो इतना पॉजिटिव है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा बाइंग करने में क्यों हमको अवेयर रहना है कि एक घंटे की क्लोजिंग हो, फिर उसका ब्रेकआउट का वैलिडेशन करें, तब हम कहीं लॉन्ग करेंगे? ये क्या बात हुई सर? ये बात होती है प्रीवियस डे के इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग पर हमको नज़र रखनी है। जब बाजार गिर कर बंद हुआ है, इसका मतलब है कल का मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम कमज़ोर भाव रहने वाला है, प्राइस में वीकनेस रहेगी। तो प्राइस में मॉर्निंग में जब बायर्स ने खरीदारी भी कर ली ना, इससे एक बात तो समझ आएगी कि बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग है ये तो मॉर्निंग में समझ में आया, लेकिन सेलर स्ट्रांग है ये तो क्लोजिंग में ही बता दिया था। तो प्राइस एक मोमेंटम के बाद अगर आप गौर करें तो इंट्राडे में पूरे दिन जब जब चलने की कोशिश किया, पहला मोमेंटम हायर साइड किया, गौर कीजिए यहाँ पर प्राइस ने पहला मोमेंटम हायर साइड किया, उसके बाद पूरा करेक्शन किया, देखिए लो टच कराए हैं मार्केट ने उसके। फिर प्राइस ने हायर साइड मोमेंटम किया, फिर पूरा करेक्शन किया, लो टच कराए, फिर आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार ने पूरा लो टच कराए, वो तो क्लोज हो गया, नहीं तो लो ब्रेक करके एग्जिट कर रहा था। तो ये क्या है? बाजार में क्लोजिंग का पैटर्न ही रिपीट होगा। जो कल बाजार बंद हुआ ना जिस तरीके से, अब जैसे कल के लिए, तो कल के लिए क्या है सर? कल बाजार बंद हुआ एक एग्रेसिव सेलिंग के साथ। आज बाजार जब बंद हुआ तो पहले ये देखिए 3-5 नीचे देखिए 15:05 लिखा है, इसका मतलब है 3:05 PM 3-5 से ये कैंडल बनी, पहले बाजार 15 मिनट ऊपर गया और क्लोजिंग के टाइम पर 2 कैंडल गिरकर बंद हुआ। कल बाजार कितना गिरकर बंद हुआ था और आज कितना गिरकर बंद हुआ है? तो कल से कमज़ोर हो गए सेलर्स यहाँ पर कि नहीं हो गए? कि सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं रह गए जितने कल थे। आज की सेलिंग जो है, आज की जो क्लोजिंग हुई है, वो सेलर्स कल जितनी स्ट्रांग नहीं करा पाए। ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था, गौर कीजिए। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पर जो हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी सेशंस में ये देखा है, ठीक है, कि एक दिन बायर अच्छी क्लोजिंग कराए और अगले दिन प्राइस हाइक पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं हुई, तो अगले दिन बाजार नहीं चल पाया। फिर इसी तरीके से हाँ, कल बाजार में एक अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग मिली, आज उतनी अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स ने आज मॉर्निंग के एक मोमेंटम देने की कोशिश किया, क्लोजिंग के टाइम भी बाजार में मोमेंटम देने की कोशिश किया, तो बाजार गिर तो नहीं पाया लेकिन चल भी नहीं पाया, क्योंकि सेलर्स भी मार्केट को पकड़े हैं और बायर्स भी बाजार को पकड़े हैं। अब कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होगा सर? कल के लिए हमारा वही सिंपल ट्रेड प्लान होगा कि जब बाजार 53,177 53,200 के ऊपर निकलेगा तब आप बाइंग करेंगे,
और ये आप करेंगे 20 से 25 मिनट का टाइम फ्रेम। अब कई लोग कहेंगे 20 से 25 मिनट का टाइम फ्रेम मिलता नहीं सर, यहाँ पर देखिए 25 मिनट 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये मैं धन का डीमैट यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड्स के टाइम फ्रेम भी मिलेंगे, हालांकि ये आपके काम के नहीं है। एक 30 सेकंड के प्राइस एक्शन का सेटअप है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही। तो 20 से 25 मिनट, जो भी आपको टाइम फ्रेम बेहतर लगता है। 25 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत परफेक्ट काम करता है सर, और बहुत सारे सेटअप्स हैं जो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। अब 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जब ये 53,200 के ऊपर की कोई क्लोजिंग देने लगे और उस 25 मिनट की कैंडल की हाई ब्रेक होने लगे, तब हम लोग लॉन्ग करेंगे। अब 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाइंग की एग्रेसिव अप्रोच है। तो अगर हम लोग 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करेंगे ना, तो एक बायर्स मोमेंटम हमसे छूट सकता है कभी भी। आज तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आज का पहला कैंडल अगर आप देखें तो पहला कैंडल ओपन इक्वल टू हाई। ओपन इक्वल टू हाई का मतलब समझते हैं? प्राइस जहां पर खुला है उसी जगह से गिर गया। कि मॉर्निंग में अगर आप 100 रुपए के भाव पर ओपन हो और 100 रुपए से ही आप गिरकर 98 तुरंत आ जाएं, तो आपसे पूछे भाव कहां पर खुले था? 100 रुपए पर। आज का हाई क्या है? तो 100 रुपया है। इसका मतलब है खुलते ही बेच दिए गए। अब जैसे ही खुले वैसे ही आपने सेलिंग कर दिया, तो 2% की गिरावट आ गई। इसका मतलब है सेलर बहुत स्ट्रांग है। इतने स्ट्रांग सेलर को आकर अगर कोई बायर ब्रीच कर दे तो वो एक स्ट्रांग बाइंग मानी जाएगी। ठीक है, इतने बड़े सेलर को जो खुलते ही बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, उतनी नेगेटिव सेलिंग को अगर कोई बायर खरीदने को तैयार है, वो बायर एग्रेसिव बायर होगा सर। ठीक है, तो आज की अगर आप ओपनिंग देखिए ना, ओपनिंग का फर्स्ट कैंडल, तो ओपनिंग का फर्स्ट कैंडल ये रहा। जब किसी कैंडल का अपर विक मिसिंग होता है, अपर विक मिसिंग होने का मतलब समझ लीजिए प्राइस में अपर विक मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है प्राइस जहां पर खुला वहीं से गिर गया। तो यहाँ पर देखिए ओ और एच लिखा है, मैं कर्सर कैंडल पे ले गया। आप देखिए कोई डिफरेंस दिखता है? 52,980 30 पैसा, 52,980 30 पैसा। ओ और एच इक्वल्स वैल्यू लिखी हुई है, एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। तो ओपन इक्वल टू हाई बना था, प्रीवियस डे हाई के पास हम ओपन हुए थे, वहां से गिरावट हुई। ठीक है, उसके बावजूद प्राइस में बायर्स ने लो ब्रेक करने से पहले पहले इतनी डिमांड लाई कि प्राइस में एक बार हाई ब्रेक करा दिए सर। इसी कारण से प्राइस ये कंसोलिडेशन में चला गया। नहीं तो सेलर्स इतना इनफ थे आज कि ये लो ब्रेक कराते और ये लो ब्रेक कराकर एक मोमेंटम डाउनसाइड दे देते। इतना तो एटलीस्ट आराम से देते। अब ये कल के लिए है सर। आज के लो और कल के लो एक है। जैसे कि कल जब बाजार खुलेगा तो आज का दिन प्रीवियस डे हो गया और कल का दिन प्रीवियस डे का प्रीवियस डे हो गया। लेकिन जब भी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी 1 2 3 डे 1 डे 2 डे 3, तीसरे दिन जब आप ट्रेड करने बैठें और दूसरे और पहले दिन का इक्वल स्विंग लो हो, डे लो, दोनों दिन का जो डे लो हो वो कंबाइंड डे लो लगभग बराबर हो। जैसे कल का लो भी यही है, आज का लो भी यही है, तो इसको मार्क कर लिया कीजिए। यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशंस को सस्टेन करा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं? देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अगर किसी भी इक्विटी में 100 रुपए से खरीदारी की शुरुआत हो, मैं पूरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा। ये थॉट प्रोसेस आप तक पहुंच गया तो समझिए जितनी बार आप ट्रेड करने बैठेंगे ना, उतनी बार आपकी शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग की रैली जो आती है उनको आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी कभी आप मिस नहीं करेंगे। 100 रुपए से रैली की शुरुआत हुई, 100 रुपए से प्राइस 105 रुपया पहुंचा, 105 से 10 पहुंचा, 110 से 115 पहुंचा। अब खरीदार 100 रुपए के हैं सर, 100 रुपए के खरीदार हैं। जब प्राइस 115 पहुंचा ना, तो प्राइस एक बार 114 आया और 114 के बाद 115 को ब्रेक करने गया, ब्रेक भी कर लिया, 116 तक गया, फिर नीचे आने लगा। तो जिन लोगों ने यहां पर 114 आने पर खरीदारी की है ना, और जो लोग यहां खरीद कर बैठे हैं, यहां खरीद कर बैठे हैं, यहां खरीद कर बैठे हैं, जो 114 पे खरीद के बैठे हैं, अब 116 जब प्राइस पहुंच चुका है तो या तो उनका एसएल कॉस्ट पर आ चुका है और उनका बिलीव किन पर है? 114 के इंस्टीट्यूशनल बायर पर। हर बार देखिए प्राइस 105 गया, 104 आया, फिर उठकर 110 चला गया। तो इंस्टीट्यूशनल बायर यहां पर बैठे थे और उनके साथ रिटेलर्स की एंट्री हुई। 60% इंस्टीट्यूशन, 40% रिटेलर। 40% से 30% खरीदारी रिटेलर करता है किसी भी मोमेंटम का, कभी 20 से 25% ही कर पाता है। जब रिटेलर 20 से 25% वॉल्यूम लाता है ना किसी भी मोमेंटम के बीच में, तो वो मोमेंटम बड़ा लॉन्ग होता है, बड़ा वाइल्ड होता है, क्योंकि रिटेलर की लेस एंट्री रह जाती है। 104 से प्राइस चलकर गया 110, 110 से जैसे ही 108 आया तो दोबारा इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की। तो हर बार पिछले बायर पे भरोसा किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं लास्ट स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो। तो इस बार भी जिन लोगों ने यहां पर खरीदा,
कहाँ पर खरीदा? 105 104 के आसपास। जिन लोगों ने ये हाई ब्रेक होने पर खरीदा 110 11 के आसपास, उन सभी लोगों को भरोसा है कि जब तक ये प्राइस अपने आखिरी खरीदार को नहीं काट देता तो यहाँ बैठे बायर, यहाँ बैठे बायर और यहाँ बैठे बायर अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। वो किस पर बिलीव कर रहे हैं? इसी तरीके का रिट्रेसमेंट वो अज्यूम कर रहे हैं जो 100 रुपए से 105 जाने पर आया, फिर 105 से 110 जाने पर आ रहा है। अभी प्राइस 115 पहुंचा है, थोड़ा सा 114 तक आया था, 115 ब्रेक हो गया। तो इन्हीं दो तरीके के मोमेंटम को अज्यूम कर रहे हैं, प्राइस और चलकर जाएगा। और वो क्या सोच रहे हैं कि अगर प्राइस अपने लास्ट बायर को काट दे, आखिरी बायर कहां पर बैठे हैं? 114 पर, और इनके साथ कुछ रिटेलर भी एंटर करके बैठा है। अब जब प्राइस 116 पहुंच गया तो जिन लोगों ने 114 की खरीदारी की, छोटे और मझले ट्रेडर्स ने, तो उनका एसएल तो कॉस्ट आ गया सर। कॉस्ट किस बात का? स्टॉप लॉस जो अच्छा ट्रेडर है वो क्लोजिंग बेसिस का लेता है। किस बेसिस का लेता है? क्लोजिंग बेसिस का। कई लोगों को आपने बाजार में देखा होगा कि प्राइस सिर्फ टच करता है, आप पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। अब एक बात बताइए, आज के ही बाजार में अगर आप सिर्फ प्राइस को देख लें तो जिन लोगों ने अपना एसएल कल का क्लोजिंग बेसिस पे रखा तो बाजार ने 51,700 को टच किया, इवन 650 तक टच किया, 650 तक बाजार ने टच किया, देखिए 639 तक, लेकिन क्लोज किया क्या? इसके नीचे नहीं। प्राइस दोबारा आया, कल की क्लोजिंग को टच किया, इसके नीचे क्लोज किया क्या? नहीं। प्राइस तीसरी बार आया, इसको टच किया, इसके नीचे क्लोज किया क्या? नहीं। प्राइस चौथी बार आया, इसको टच किया, क्लोज किया क्या? नहीं। तो जो लोग सिर्फ टच होने का स्टॉप लॉस रखते हैं ना कि 52,700 आपने सोच लिया आपका एसएल एरिया है, और जैसे ही बाजार ने 52,700 टच किया आप एग्जिट कर गए, आपका एसएल हंटिंग हो गया, आपका ट्रेड कितना भी सही हो। ऐसे अगर आपकी किसी भी सेटअप में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% कि 10 में से 8 ट्रेड सही होती होंगी किसी सेटअप पे, आप ट्रेड करेंगे 4 रह जाएंगी। क्यों? 4 आपकी इसी तरीके से ट्रैप होगी। कोई भी बड़ा मोमेंटम प्राइस में एक बार एसएल हंटिंग के बाद आता है, और वो एसएल हंटिंग कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होती है, टचिंग के बेसिस पर होती है। प्राइस बस छुएगा और चला जाएगा। वो बाइंग उठाने आया है सर, और लोगों के, बड़े लोगों के एसएल लेने आया जो बाइंग करके बैठे। इसी तरीके से आप ट्रैप होते हैं, तो क्लोज बेसिस का एसएल होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, गौर कीजिए, 114 का जब प्राइस टच किया गया ना तो 114 के नीचे क्लोजिंग चाहिए था, और इसका वेट सब कर रहे हैं। 106 107 108 के खरीदार भी कर रहे हैं, 104 105 के खरीदार भी कर रहे हैं, 100 रुपए के बायर्स भी कर रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर कोई सेलर आकर आखिरी खरीदार को काट देगा। आखिरी खरीदार कौन होगा? जिन्होंने गिरते हुए प्राइस में खरीदारी की। अच्छा, कोई प्राइस 100 रुपए से गिर रहा है, और 100 रुपए से, जैसे ये प्राइस 115 से गिर रहा है, और 115 से गिरते गिरते 114 आया, और उसके बाद 116 पहुंच गया। कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि इस प्राइस में बायर्स ने अपनी लास्ट बाइंग कहां तक कर पाई होगी, तो आप बोलेंगे कैसा ही सवाल पूछ रहे हैं सर, जब प्राइस ही 114 तक आया तो ऐसा तो है नहीं 115 113 पे खरीदारी करने का मौका मिल गया। तो बायर्स ने अपनी लास्ट बाइंग 114 पर कर पाई होगी, इसके बाद तो नहीं कर पाई होगी, इसके बाद तो मौका ही नहीं मिला, प्राइस ही इससे ज़्यादा नहीं गिरा। तो आखिरी बायर 114 के प्राइस पर बैठे हैं। इसके नीचे फिर खरीदार कौन है? इसके नीचे खरीदार 107 8 के हैं, फिर 104 105 के। तो अगर कोई प्राइस आकर लास्ट बायर को ब्रेक कर देगा, लास्ट बायर कौन है? लास्ट स्विंग लो, तो क्या होगा? जो कॉस्ट का एसएल रख के बैठे वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कॉस्ट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे निकल जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर आप बाई करके बैठे हैं और अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं तो क्या करते हैं? सेल करते हैं। जो पिछले बायर्स यहाँ पर बैठे हैं वो जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जब प्राइस में उनका क्या है? लास्ट बायर पे बिलीव है, कोई प्राइस आकर एक कैंडल इसके नीचे 114 के नीचे क्लोज करके 113.50 पे बंद हो जाए, तो जो 104 105 106 107 के बायर बैठे हैं वो भी यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो बाई करके बैठे हैं, वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में, उनको पता चला आखिरी खरीदार काट दिया गया है, तो वो क्या करेंगे? वो भी अपनी पोजीशन के प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर 100 रुपए के जो खरीदार हैं वो भी अपना अगर प्रॉफिट बुक करने आ गए ना सर, तो इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूशन में जाएंगे, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। तो एक बात बताइए, इतने सारे खरीदारों ने जब खरीदारी की थी तो प्राइस 100 रुपए से 115 रुपया हो गया, और इतने सारे बायर्स में से सिर्फ 30% बायर ही अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दे तो प्राइस 3-4 रुपया गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? कुछ नहीं तो 110 रुपया तो आ जाएगा सर। 3-3.5% का करेक्शन तो आसान बात है। बात क्लियर हुआ? तो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है, और इस प्राइजेक्शन को एक अच्छा समझदार ट्रेडर पहचानता है। वो क्या करेगा? वो ऐसे समय पर यहीं अपनी पोजीशन भी एंट्री करता है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट की पोजीशंस भी बनती हैं, जिससे बाजार में पैनिक क्रिएट होता है और तेजी से बाजार गिरता है। अब यहीं पर देखिए, मैं आपको समझाऊँ। बाजार ने मोमेंटम की शुरुआत कहाँ से की? 51,200 से की।
पहला मोमेंटम आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर 51,700 पर और खरीदारी हुई। दूसरा मोमेंटम आया, 52,000 पर और खरीदारी हुई। तीसरा मोमेंटम आया, तीसरे मोमेंटम के बाद एक करेक्शन मिला तो 52,400 पर और खरीदारी हुई। प्राइस में चौथा मोमेंटम आया तो इन खरीदारों ने यहाँ पर 52,800 से लेकर 700 कल की क्लोजिंग ये यहाँ तक खरीदारी। तो सारे बायर्स किस पे बैठे हैं? जब ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो इस ब्रेकआउट रेंज के नीचे की क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, इस ब्रेकआउट रेंज, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, सभी का मानना है, ये जितने खरीदार बैठे हैं इन सभी का मानना है कि एक बार एक क्लोजिंग इसके नीचे मिल गई ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, और फिर रिटेस्ट होकर उसके लो ब्रेक हो गए, तो एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिल जाएगी। क्यों? ये भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब इतने ट्रेडर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बाजार में कितने सेलिंग ऑर्डर एक साथ आएंगे, और उसको पहचानने वाले हम जैसे लोग सर, जो फ्रेश एंट्री करेंगे गिरावट को देखकर, ठीक है, तो बाजार और तेजी से पैनिक क्रिएट करेगा, तो बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। एक बड़ी रैली के बाद ही बड़ा मोमेंटम मिलता है। बस बड़े मोमेंटम के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक होने चाहिए। यहाँ पर हमारी पोजीशन बनेगी रिटेस्ट के बाद, जब लो ब्रेक होगा 15 मिनट का कैंडल एक क्लोज कर दे आज के और कल के डे लो के नीचे, और उस 15 मिनट की कैंडल के 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब लो ब्रेक होंगे तब आप शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे। अगर ये लो भी ब्रेक हो गया 52,300 के आसपास का, तो समझिए फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट का मौका मिलेगा। अगला टारगेट 52,000 और उसका अगला टारगेट 51,600। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग की अप्रोच रखनी है। बाइंग के लिए सिंपल है सर, बाइंग के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। आज का डे हाई आपके लिए ज़रूरी है, उसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर आज के डे हाई ब्रेक हो गए 53,200 के ऊपर एक 25 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, जैसे ही उसके हाई 2 या 5 मिनट की कैंडल पे निकलने लगेंगे, आप लॉन्ग की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस के साथ काम कीजिए। देखिए, हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं ना, प्योर प्राइस एक्शन, लॉजिकल प्राइस एक्शन, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। आप दोबारा कभी भी लाइफ में अगर देखेंगे ऐसा प्राइस एक्शन का सेटअप, तो उसको ट्रेड कर पाइएगा, ठीक है। और इंट्राडे में कल के सेशन में इसको जरूर देखिएगा। प्राइस कंसोलिडेशन कब करेगा? मॉर्निंग में अगर गैप अप करके खुला और यहां से बाइंग उठाकर लेकर गया और इस डे हाई के अंदर पहुंच गया, फिर जब हाई ब्रेक होगा तब मोमेंटम आएगा। नहीं तो ये जो कल का लो लग जाएगा और ये 53,200 इसी रेंज में मार्केट घूमता रह जाएगा। प्राइस अगर गैप अप करे, गैप अप करने के बाद सस्टेन करे, रिटेस्ट करने आए और ये लो ब्रेक करने से पहले 53,200 ब्रेक कर दे, तो लॉन्ग करने की शुरुआत कर देनी है। प्राइस अगर गैप अप करने के बाद नीचे आए और नीचे आने के बाद लो ब्रेक कर दे, तो यहीं पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके जैसे ही 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लो निकलेंगे, ब्रेकडाउन वैलिडेशन हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत हो जाएगी। एक एक पॉइंट क्लियर होगा सर? कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।